हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मार्केट में बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेके अनेक सारी थियरी, अनेक सारे तौर तरीके आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट कोचिंग संस्थाओं में मिल जाएंगे। डिफरेंट लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, इस तरीके से ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। यूट्यूब कम्युनिटी भी ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है माय डियर फ्रेंड। लेकिन सही तरीका क्या है? बीपीएससी ने जब से स्पेशली बात करें आफ्टर 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन अपने आप को डायनेमिक किया है और इस डायनेमिक फेज से गुजर रहा है, तो सबसे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। आप कितना भी पढ़ लो। बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको घर से ही सोच के जाना होगा, एग्जामों में नहीं सोचना है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो ऐसे डायमेंशंस हैं अभी वर्तमान समय में प्रिपरेशन के दौरान। थ्रू आउट प्रिपरेशन यदि अपने पर्सनालिटी में उसका इनपुट नहीं करते हो, उन दोनों डायमेंशंस को ऐड ऑन नहीं करते हो, तो आप सिलेक्शन के दौर में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे और आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का मेहनत, बावजूद इसके कि आप में पोटेंशियल है, आप में मेधा शक्ति है, सब कुछ होने के बदौलत आप सिलेक्शन के दौर से बाहर हो जाओगे माय डियर फ्रेंड, और आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, इस गलाकाट कंपटीशन में अपने आप को कैसे सस्टेन रखना है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बने रहिएगा। जो भी 10 से 15 मिनट का आपका समय व्यतीत होगा हमारे साथ, काफी वैल्यू एडिशन करेगा आपके प्रिपरेशन में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। माय डियर फ्रेंड, मेंस आंसर राइटिंग मैं हमेशा कहता हूं, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, तो बीपीएससी यहां पे आपका दुश्मन है और दुश्मन की साइकोलॉजी किसी भी युद्ध को जीतने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि 67वीं बीपीएससी के बाद की बातों, एग्जाम्स की बात करें, चाहे 68 की बात करें, 69 की बात करें, हम लगातार सफलतापूर्वक आपको कंटेंट अवेलेबल कराते आ रहे हैं। और जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, वो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ के अपना एम संधान किए हैं माय डियर फ्रेंड। जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो हमसे जुड़ के फाइनली सिलेक्टेड हो गए बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। फाइनली बीपीएससी को क्रैक करके अपना जो भी उनको पद मिला, ऐच्छिक पद मिला, उसके अनुसार वो कार्यरत हैं अपने कार्य क्षेत्र में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पे दुश्मन की साइकोलॉजी समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में मार्केट चीजें करी जाती हैं, कुछ लोग तथाकथित सिलेक्शन के नाम पे कि फलाना ऑफिसर हैं आके बता रहे हैं, ये लोग फलाना ढिमकाना, सब आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और सब आपको मार्केटिंग के आग से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। तो जो आपका केमा फ्लॉज है, जो अंधभक्ति है, उससे ऊपर उठ के क्रिटिकल, अब आप कह रहे होगे कि आप मतलब ये मार्केटिंग नहीं कर रहे हो कि ये हम कैसे जाने, तो मेरे पे विश्वास मत करो। देखो, मेरे द्वारा जो तथ्य परोसे जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमारा करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट जाके देखो और उसको देखने के बाद 68वीं बीपीएससी मेंस का पेपर उठा लो, 69 बीपीएससी मेंस का पेपर उठा लो, और वहां से कितना जो हम पढ़ाए थे, जिस एंगल के साथ पढ़ाए थे, वहां से कितना पूछा है और कितना नहीं पूछा है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और यहां पर भी मैं आपको प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आपको चीजों को बताऊंगा कि कैसे बीपीएससी जो काफी ज्यादा डायनेमिक हो चुका है, इस समय कोई भी स्ट्रेटजी आप कितना भी पढ़ लो, यदि आपके पर्सनालिटी में ये दो डायमेंशंस ऐड ऑन नहीं होते हैं, तो आप जो है मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। पहला है, देखो, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, पिछले टेस्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहला है ऑब्वियस एनालिटिकल अप्रोच ऑफ टॉपिक्स। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ो और एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करो, समझ के पढ़ने की कोशिश करो। भाई, 6ठी कक्षा की जब एनसीईआरटी हम अपने फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाते हैं ना, तो वहां से इंटरलिंक कर देते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होता है माय डियर फ्रेंड, कैसे सोसाइटी का डेवलप होता है, कैसे राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट, कैसे अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट, कैसे राजतंत्र गणतंत्र का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है माय डियर फ्रेंड। तो ये जो बिल्डअप है एनालिटिकल अप्रोच के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, इसी बिल्डअप के साथ ऑब्वियस आप प्रिपरेशन आपको करना चाहिए थ्रू आउट प्रिपरेशन। ठीक है, सारी चीजें खूब आपने मान लीजिए 1000 मंथ्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली 1000, लेकिन बावजूद इसके बीपीएससी आपको छका देगा। कैसे छकाएगा मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप में प्रॉम्प्टनेस नहीं है, आप प्रॉम्प्ट नहीं हो, कहने का मतलब आप
सारी चीजें पढ़ के जाओ, सब कुछ आपका पूरा सिलेबस तैयार है, लेकिन जाके पता चले कि बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वह क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हो सकता है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति भारतीय परिवारों में सास के द्वारा अपने बहुओं को आवंटित कार्य और उसकी जवाबदेहिता है जो सामूहिक प्रयासों से अपने परिवार का उत्थान करने का प्रयास करती है, स्पष्ट करें माय डियर फ्रेंड। अब देखो, आपने संघवाद पढ़ रखा होगा, ठीक है, आप सारी चीजें पढ़ के जा रहे हो और बीपीएससी क्या कर रहा है, एक टॉपिक से नहीं, उसी एक टॉपिक में मल्टीपल टॉपिक का इंक्लूजन कर दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। आप घर पे कितना भी सोच लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये जो है केवल हेल्प करेगा आपके स्पीड में बस। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो यहां पे मैं एग्जांपल के साथ देना चाहूंगा कि मान लो आप एक इंजीनियर हो और आपको एक मकान बनाना है, हाउस बनाना है, आपके पास कुछ एकड़ जमीन आपको दिया जा रहा है और सारा बेसिक मटेरियल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रक्चरिंग करोगे ना, कि दिए गए जो भी आपका लैंड है इसमें डिमांड के अनुसार जिसका मकान बनाना है उसके डिमांड के अनुसार आप सारी चीजें पहले स्ट्रक्चरिंग करोगे। उसी के बाद लेबर्स को, जो भी लेबरर्स हैं, जो भी मिस्त्री हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ऐसे 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 फॉर्मेशन करना है। माफ कीजिएगा। ठीक यही चीजें, ये क्या दर्शाता है, प्रॉम्प्ट होना, आपको समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार चीजों को परोसना जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रक्चरिंग जो है काफी अनिवार्य है, समय का डिमांड है। यदि आप इस बात को नहीं समझोगे ना तो आप बाद में मत पछताना और बाद में मत ये कहना कि आपने बताया नहीं था। जैसे मान लो ये प्रश्न पूछा गया है मेरे द्वारा, मैं ही जनरेट करके प्रश्न पूछता हूं। हमारा यही प्रयास है कि आप यदि हमसे जुड़ते हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्री टेस्ट सीरीज में, तो आपका जो है दिमाग फ्लेक्सिबल हो और इतना फ्लेक्सिबल हो कि बीपीएससी आपके सामने पानी पीने लगे, कुछ ना हो, हलवा हो जाए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। मेंस टारगेट बैच 120 प्लस प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ चल रहा है बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस एंड एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए अपने एम का संधान कर सकते हो। तो मान लो ये चौथा प्रश्न है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति भारतीय परिवारों में सास के द्वारा अपने बहुओं को आवंटित कार्य और उसकी जवाबदेहिता है जो सामूहिक प्रयासों से अपने परिवार का उत्थान करने का प्रयास करती हैं, स्पष्ट करें। अब जो लोग कह रहे हैं कि घर से सोच के जाना है, अब भैया यहाँ का घर से सोच के जाओगे, आप तो पढ़ के गए हो कि फेडरलिज्म क्या होता है बस। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है भारतीय परिवार का कॉन्सेप्ट, उस पे इसको प्लॉट करना है। जो आपका फेडरलिज्म के बारे में पढ़े हो उसको आपको प्लॉट करना है। तो मान लीजिए कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में 22 से 24 मिनट आपको समय मिलता है लिखने के लिए, ठीक है। कितना समय मिल रहा है, 22 से 24 मिनट आपको समय मिल रहा है लिखने के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें से लगभग 2 मिनट आप स्ट्रक्चरिंग पर दो, मॉडल बनाओ कि दिए गए जो इतना प्लॉट है इसमें डिमांड के अनुसार क्या क्या चीजें हमें डालनी है। तो इसका प्लॉट आप कैसे बनाओगे, देखो इसका प्लॉट आप कैसे बनाओगे। मैं कहा ना कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाऊंगा, केवल कहने के लिए, कहने भर के लिए नहीं कि ये चीजें होती हैं ऐसे ऐसे कर लेना। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें, देखो स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रो लिखोगे। अब इंट्रो में क्या क्या आपको डालना है, मान लो कि इंट्रो में आप डालते हो संघवाद को स्पष्ट करते हो कि संघवाद क्या होता है। इंट्रो में आप ऐसे लिखोगे, शब्द परिचय देनी है, शब्द परिचय देना है। फिर मान लो इंट्रो में 2-3 थिंकर्स का आप थॉट प्रोसेस भी डालोगे। लॉर्ड डयासी का आप कथन डाल दिए, ठीक है। जोनाथन रॉस का आपने कथन डाल दिया। इन्होंने जो भी फेडरलिज्म के बारे में कहा है इसके बारे में आपने दे दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रो में शब्द परिचय देना है और उसके अलावा लॉर्ड डयासी और जोनाथन रॉस के बारे में लिखना है। फिर आप यहाँ पे संविधान का, भारतीय संविधान का इनपुट दोगे कि इसमें फेडरलिज्म के बारे में क्या क्या व्यवस्था करी गई है। फिर आप आते हो, परिचय आपका समाप्त हो गया, आप मेन बॉडी पे आते हो, मेन बॉडी पे आते हो। और देखिए परिचय हमेशा ही बहुत ही इंक्लूसिव होना चाहिए।
कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन का कंटेंट है वो सबका सार आपके परिचय में दिख जाना चाहिए। ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बुक का कवर होता है परिचय। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया, आपका परिचय हो गया, आपने शब्द परिचय दे लिया, आपने सोचा कि लॉर्ड डायसी और जोनाथन रॉस का इसमें मैं संघवाद से संबंधित कॉन्सेप्ट डालना है और भारतीय संविधान में जो बात करी गई है उसके बारे में लिखना है। तो जो भी आपका 2 मिनट का समय है ना, इसमें सारी स्ट्रक्चरिंग सोचने पे आप दो। प्रॉम्प्ट सोचना है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार सोचना है। रेडीमेड चीजें अभी भी केवल और केवल कुछ प्रश्नों के लिए हिस्ट्री में काम कर सकती हैं, अदरवाइज रेडीमेड फॉर्मूला जाके यदि अपनाते हो ना तो आपका समय बर्बाद है, आप बर्बाद हो, आपकी जवानी, आपका इन्वेस्टमेंट, सारा चीज बर्बाद है। और मार्केट के द्वारा ये जो मिसगाइड किया जा रहा है ना, और तथाकथित जिन बच्चों मतलब जिन लोगों पर बच्चों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और वैसे लोग मिसगाइड करते हैं और एनी हाई वो कभी उनका वीडियो आ जाता है सामने और देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और दुखद स्थिति महसूस होती है, आत्मकुंठा होती है कि ऐसे लोग जिन पे बच्चे इतना भर भर के ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये गलत बात है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। घर पे सोच के जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, घर पे पढ़ के जाना है और मनन करके गवेषणा करके जाना है माय डियर फ्रेंड। और जो भी आपका बेसिक मटेरियल आपके दिमाग में है, आपके पर्सनालिटी में है, को वहां पे जाके युद्ध के मैदान में जो प्रॉम्प्ट डिमांड है, जिस तरीके से दुश्मन आपका चाल चल रहा है उसी तरीके से आप सोच समझ के 2 मिनट स्ट्रक्चरिंग करके आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो आप अपने बीपीएससी के एम को इजीली संधान कर लोगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें क्या क्या देना है। इंट्रो में शब्द परिचय दे दिया, लॉर्ड डायसी जोनाथन रॉस का कथन दे दिया, फिर मेन बॉडी पे आ जाते हैं। अब देखो मेन बॉडी पे यहां सास की भूमिका कौन निभा रहा है? संविधान निभा रहा है। संविधान के द्वारा फेडरलिज्म को लेके बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करी गई है। राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, सेंटर को कुछ अधिकार दिए गए हैं और सारे लोगों को मिलकर सबका साथ और सबका विकास करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यही फेडरलिज्म हुआ। अब इस फेडरलिज्म में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे मेन बॉडी में कि भारतीय संविधान में, और शॉर्ट में लिखना, पूरा शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि देखो मैंने स्ट्रक्चरिंग करी और उसका नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यू आर डूइंग द रफ वर्क फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो मान लीजिए भारतीय संविधान में जो व्यवस्था करी गई है उसके बारे में लिख दिया आपने। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स का एग्जांपल दिया, जो भी शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, संघवाद से संबंधित जो सारी चीजें करी गई हैं वो सबका आपने मेंशन किया। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जब मेन बॉडी आप लिख रहे हो तो इसमें अब जरा परिवार के बारे में सोचो कि बहुत सारी बहुएं हैं और सास के द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है और क्षेत्र एलोकेट करा गया है, जिम्मेदारियां घोषित करी गई हैं कि आप का जो ये दायित्व है, इस दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, नहीं तो क्वेश्चनेबल हो गया आपके सामने जो है ये उत्तरदायित्व का प्रश्न मतलब खड़ा हो जाएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, तब यहाँ पे बहुओं के द्वारा कई सारे मैटर पे क्या होंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था आएगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था आएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ये तो हो गया सहयोगात्मक तरीका। फिर कुछ ये होगा बहुओं के मन में, चूंकि साइकोलॉजी है, ये टेंडेंसी है, इसको डिकोड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो ये है ना, ये बहु और परिवार के बारे में दिया गया है, इसका इनपुट क्वेश्चन के थ्रू आउट राइटिंग आपको लिखना होगा, देना होगा। यहाँ पे सास की तुलना आप संविधान से करोगे, संविधान सास की भूमिका निभा रहा है और ये यहाँ पे केंद्र और सारी जो केंद्र बड़ी बहू है और जो राज्य हैं वो छोटी बहुएं हैं, इसको ये शक्तियां दी गई हैं और इन शक्तियों के कार्यकरण में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात आएगी। फिर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की भी बात आएगी, जहां पे उनको ये लगेगा कि अरे भैया जो बड़ी दीदी हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं, क्यों ना मुझे भी अपने अच्छे तरीके से काम करना होगा। ठीक है, और जब ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो बीच बीच में कई सारे मुद्दों पे इनके बीच क्लैश भी होगा। ठीक है, तो फिर क्लैश होगा तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मान लीजिए कोई कमिटी बना दी गई, बड़े बेटे का छोटे बेटे का मिला के कमिटी बना दी गई, तो सरकारी कमिटी का रिकमेंडेशन लिखोगे। तो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ और अंततोगत्वा आप कंक्लूजन में लिखोगे कि कंक्लूजन में हमें क्या क्या डालना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या जो भी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में वो सक्सेसफुल हो। तो मैं ये तो बात आ गई समझ में। जब आप स्ट्रक्चरिंग कर लोगे ना, आपको पता होता है, गूगल मैप पे सर्च मारोगे पटना के किसी भी कोने में कि बोधिसत्व पीसीएस कहां है, तो गूगल मैप सीधे सीधे दिखा देगा भिकना पहाड़ी पटना 4 रिमझिम होटल के बगल वाला लोकेशन आपको दिखा देगा। और जब आपको लोकेशन पता चल जाएगा ना, तो लोकेशन
डायरेक्शन के थ्रू जो रास्ता जा रहा है, आपके करंट पोजीशन थे उस रास्ते को फॉलो करते हुए आराम से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो स्ट्रक्चरिंग इसलिए महत्वपूर्ण है, घर पे गवेषणा करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस और एक्टिव लर्निंग प्रोसेस के साथ आपको सारी चीजें पढ़नी है, और अंततोगत्वा जब आप युद्ध के मैदान में डी डे के दिन उतरते हो, डेमोलिश डे के दिन उतरते हो, तो आपके सामने जो दुश्मन है बीपीएससी है, और जो चाल चल रहा है उस चाल के मूल डिमांड के अनुसार, उसके अनुसार आप प्रतिघात करो, सोचो समझो और प्रतिघात करो, और उसके बाद सफलता आपकी कदम निश्चित ही चूमेगी। माय डियर फ्रेंड, अंधेरे में तीर मारना कि कुछ पढ़ के जा रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और बहुत ही मतलब मुझे बुरा लगा है, आज सुबह ही देखा हूं कि लोग, बहुत बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं और आदमी मिसगाइड कर रहा है क्योंकि उसको खुद पता नहीं है, वो करंट डायमेंशंस के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है, और बीपीएससी के डायनामिज्म के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ये चीजें आप समझो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये समय की अनिवार्यता है, और कभी भी हमेशा क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो खुद। मतलब हर एक, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि मैं जो बात कह रहा हूं इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं, आपका बुद्ध कह रहा है, महात्मा बुद्ध कह रहा है, नहीं, क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन करो, उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करो, थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करो, और तब जाके कंक्लूजन पर पहुंचो माय डियर फ्रेंड। आई होप कि जो चीजें भी मैं कन्वे करना चाहता था आप तक बड़ी आसानी से पहुंच चुका है। सब लोग अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास अगर सही दिशा में हो और गाइडेंस सही दिशा में हो तभी सफलता जाके सुनिश्चित होती है। यहां पे मेरा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं था, बट ये है कि अपने नाम की मार्केटिंग के चक्कर में लोग इतना अंधे हो जाते हैं ना कि मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, तो ये दुखद स्थिति होती है, ठीक है। बाकी सब लोग अपना प्रयास करते हैं, किसी को पता है कि वो सही प्रयास कर रहा है, किसी को पता होता है कि नहीं पता होता है कि वो गलत भी प्रयास कर रहा है या जानबूझ के गलत प्रयास करता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।